सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल तो अच्छा है, पर मैं सोच रहा हूँ बड़े दिन से कि पाकिस्तान को बहुत सारे मुश्किलात का सामना है। उनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, और जिस चीज़ के बारे में हम कुछ कर सकते हैं उसके बारे में बात कम होती है। मसलन उनमें से एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ यहाँ पर उनका क्या मसाइल हैं, हम उनको एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में एक पॉलिसी, एक पेन, एक साइन की मार हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाती। उन लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसको बात नहीं करता। सर ब्लूमबर्ग की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान जो है इसके अंदर जो है 1 दर्जन से ज़्यादा कंपनियां जो हैं वो $500 मिलियन की लगभग इन्वेस्टमेंट कर रही हैं नई मशीनरी के अंदर, जिसके तहत फोकस ये है कि अद्वियात की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाई जाए। और उसके लिए जो यूरोपियन आपके कुछ जगहें हैं, पर्शियन गल्फ के एरियाज़ जो हैं वहाँ पर हमारी दवाइयाँ एक्सपोर्ट हो सकती हैं। वैसे ये एक्सपोर्ट की अगर आप सिर्फ बात करें तो पाकिस्तान एक बेहतर परफॉर्मिंग मुल्क है और हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर एक बेहतर परफॉर्मिंग इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल्स। इस सारी चीज़ को आप और मैं तो नहीं बांध सकते या कुछ कर सकते, इसलिए जो हमने आज शो पे दावत दी, बुलाया, खालिद मिर्ज़ा साहब को बुलाया। पहले भी शो पे आ चुके हैं और हमें हमेशा आगाह करते हैं बेहतरीन कि आजकल क्या हो रहा है। साबिक चेयरमैन है PPMA के, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आने का। तो सर सबसे पहले तो हम सीधा आ जाते हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है उसके ऊपर कि $500 मिलियन जो है एक ठीक ठाक रकम है जो कि इन्वेस्ट होने को जा रही है। ज़ाहिर है एक कंपनी नहीं कर रही, जैसे मैंने कहा 1 दर्जन से ज़्यादा कंपनियाँ ये कर रही हैं। तो आपके ख्याल में ये सब कुछ जो किया जा रहा है, क्या इसके बाद भी, जैसे अली ने शुरू में कहा कि यहाँ पे एक सुस्ती है, रुकावटें हैं, यहाँ पे इस इंडस्ट्री के ऊपर जो फोकस है बड़ा कम है। लास्ट दफ़ा जब आप आए थे तो हमने डिस्कशन की थी प्राइस चेंजेस के ऊपर, वो पता नहीं कितनी देर लग गई आपकी इंडस्ट्री को कुछ दवाइयों की दवाई चेंज कराने में। तो ये तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ी अंडरटेकिंग है। तो आपके ख्याल में ये करना आसान होगा, नंबर 1, और नंबर 2 ये करके आया फ़ायदा भी है या नहीं? जी सबसे पहले जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्वाइटिंग ऑन द शो। देखिए इसमें फ़ायदा तो ज़रूर है, बट किसी भी इंडस्ट्रियल, जब हम इनिशिएटिव की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें लॉन्ग टर्म सोचना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे ऑफ कैमरा के, कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं सोचा जाता। सोचा जाता है जी आज ये करें तो कल उसका रिज़ल्ट आ जाए। ये अब कुछ सड़क नहीं है जो ओवरनाइट खुर्श दी जाए और उस पर कार्पेटिंग कर दी जाए और ये रेडी होगी जी चलें जी इसकी ओपनिंग कर लें। दिस टेक्स टाइम। दुनिया ने इसमें जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, चाहे वो इस इंडस्ट्री में हो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, वो टेक्स टाइम। नंबर 2, जब आप इस बड़े लेवल पे काम करने जा रहे हो तो पाकिस्तान के लिए, जिस तरह आपने कहा, ये बड़ी रकम है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें एक चीज़ नहीं 4-5 चीज़ें का तसलसल बरकरार रखना और पॉलिसीज़ को स्ट्रीमलाइन करके चलाना बहुत ज़रूरी है। पहले जब हम आपके शो में आते रहे तो बात प्राइसिंग की, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी उठाई और दुनिया के मुताबिक जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स है उसको प्राइस कंट्रोल से हटा के मार्केट पे छोड़ दिया, जो पूरी दुनिया में होता है। और एसेंशियल ड्रग्स जो हैं WHO की लिस्ट के मुताबिक जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उन पर प्राइस कंट्रोल मेंटेन रखा। पाकिस्तान में मसले क्यों इस इंडस्ट्री में रहे हैं और आगे क्यों नहीं रहने के चांसेस हैं? चांसेस मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी बहुत है, कुछ पता नहीं आज क्या सोच रही है गवर्नमेंट और कल क्या सोचेगी। सबसे पहला उसमें था कि 2012 में हमारी ड्रैब बनी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो वो ऑन पेपर एक इंडिपेंडेंट अदारा था, बट प्रैक्टिकली इट वाज जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर लोग बैठे थे और वो डिपार्टमेंट के तौर पे चल रहा था। दुनिया में ऐसे काम नहीं हुआ। उसको काफ़ी साल लगे अपनी जगह पहुँचते पहुँचते, और अब वो एक मौसर अदारे के तौर पर सामने आ चुकी है ड्रैब जो है। नंबर 2, 2018 में प्राइसिंग पॉलिसी बनी, उसमें वही मसले आए कि इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं थी। जिस गवर्नमेंट का दिल किया, जिस लेवल पे दिल किया, उन्होंने बंद कर दी, इम्प्लीमेंट की नहीं की, फिर कोर्टों में जाओ, ये करो वो करो, 10 किस्म की मुसीबतें। तो फाइनली आके ये डीरेगुलेशन की तरफ गए जो दुनिया में हो रहा है। तीसरा उसमें था ड्रग एक्ट जो हमारा 1976 का है, उसमें बहुत कवायतें हैं, उसमें गाइडलाइंस अब आ गई हैं। एक्ट अमेंड नहीं हुआ, गाइडलाइंस एक पॉलिसी बोर्ड ऑफ ड्रैब ने इशू कर दी हैं एटलीस्ट, कि छोटी छोटी मामूली चीज़ों पर बिला वजह जेल, और जो दुनिया में कहीं नहीं होती हैं। अगर आपका एक फॉर एग्जाम्पल ये पानी है, इसका pH 7 होना चाहिए, तो ये 7.5 भी होगा, किसी को पता भी नहीं लगना, ना उसका कोई क्वालिटी इफेक्ट है ना कोई हेल्थ डिफेक्ट है उसमें। तो इस तरह की माइनर चीज़ों पे आप थोड़ी जेल डाल देते हैं, वार्निंग्स इशू करते हैं, कहते हैं कि अपने सिस्टम को आप रोबस्ट बनाएं कि ये चीज़ें भी ना हों, पैरामीटर्स पूरे हों, पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ये पैरामीटर्स रखे जाते हैं इस वजह से कि खुदा ना ख्वास्ता दवाई अगर धूप में पड़ी रह जाती है या दवाई अगर अपनी एक्सपायरी के करीब पहुँचती है तो उसमें कोई ऊपर नीचे ना हो।
खुदा ना खास्ता दवाई अगर एक्सपायर भी हो जाती है तो दवाई पे इतनी रिसर्च और स्टेबिलिटी उसकी होती है कि आप उसको 6 महीने बाद भी टेस्ट करेंगे बिल्कुल ठीक होगी। और एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म आप 2 या 3 साल की एक्सपायरी डालते हैं, वो तो 4-4 5 साल दवाई को कुछ नहीं होता। ये तो नहीं है कि दवाई पे लिखा हुआ है जून 26 को एक्सपायर होनी है तो 30 जून को कोई जादू होगा और दवाई ख़राब हो जाएगी, ऐसे तो नहीं होता। एक दिन के फ़र्क से तो उसमें कोई बटन तो नहीं लगा हुआ है कि वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी और तबाही हो जाएगी। सो ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है कि पॉलिसीज़ का तसलसल रहे, और पॉलिसीज़ काफ़ी किस्म की हैं जिनको देखना ज़रूरी है। अच्छा, हमने ये देखा कि नॉन एसेंशियल्स पर जो कैप थी प्राइस के ऊपर वो जैसे ही हटाई गई, और उसके ना हटाने से हमने देखा कि बहुत सारी जो मल्टीनेशनल्स थी वो पाकिस्तान से जा रही थी और चली गई। अब जब हमने देखा कि वो जैसे ही हटा तो पिछले 2 साल में अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। शायद पिछले साल में 19% और इस साल में 34%। ये एक बहुत ही अच्छा इंदिया इशारिया है, जिसके बाद फार्मास्यूटिकल्स ने ये फैसला किया कि हम अपनी जेब से $500 मिलियन इन्वेस्ट कर देंगे। अब अगर खुदा ना खास्ता ये पॉलिसी रिविजिट रिवाइज हो जाती है तो ये जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनके साथ क्या बनेगा और पाकिस्तान का क्या होगा? जो आपने बात की ना ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट की, फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट की, वो बिल्कुल 34% से ज़्यादा एक साल में ग्रो हुई है। और ये जेन्युइन ग्रोथ है इन द सेंस कि डॉलर तो हमारा स्टेबल रहा है, इसमें डॉलर का इन्फ्लेशन 4.5% स्टेबल रही है। तो ये एक्चुअली क्वांटिटी वाइज ग्रोथ है। ये सिर्फ ये नहीं है कि जी दवाई की कीमत बढ़ गई है उस वजह से एक्सपोर्ट बढ़ गई है, ये क्वांटिटी वाइज ग्रोथ है। इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा है ना इस इंडस्ट्री में जो बाकी इंडस्ट्रीज़ में नहीं है। जब आप कोई दवाई एक्सपोर्ट करते हैं तो अपने ब्रांड की करते हैं, आप किसी के लिए वो दवाई बना नहीं रहे होते। अगर ABC नाम से कोई दवाई बन रही है पाकिस्तान में किसी XYZ मैन्युफैक्चरर की, तो उसी ABC नाम से मेड इन पाकिस्तान ही जानी है बाहर भी। वो ये नहीं होगा कि वो इंग्लैंड की किसी कंपनी के लिए पाकिस्तान में दवाई बना रहा है और उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह कपड़ों का एक ब्रांड है, तो आप ब्रांड के लिए कपड़े बनाते हैं, चाहे मेड इन पाकिस्तान होगा, बिकेगा ब्रांड उस कंपनी का जिसके लिए आप बना रहे होंगे, चाहे वो अमेरिकन कंपनी हो चाहे यूरोपियन हो। इसमें दवाई जानी है आपकी अपनी ब्रांड की और बिकनी भी आपके अपनी ब्रांड की। नंबर 2 इसमें बेनिफिट क्या होता है इसी चीज़ का, ब्रांड का। ज़्यादातर अद्वियात वो हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की होती हैं, जो क्रॉनिक पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं। कोई डायबिटीज़ का शिकार है, शुगर का, कोई कोलेस्ट्रॉल का शिकार है, कोई हार्ट पेशेंट है, तो उसने जो दवाई इस्तेमाल करनी आज नहीं करनी, उसने काफ़ी सालों के लिए करनी है। जब एक ब्रांड पे उसका ट्रस्ट फैक्टर बिल्ट होगा तो वो अगले 10 साल वो ब्रांड खाएगा। फिर वही कंपनी अगर कोई दूसरी दवाई लेके जाएगी ब्रांड अपना, तो उस पर एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो जाता है। तो इसके ये 2 दूररस फ़ायदे भी हैं एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये एक्सपोर्ट वो नहीं है जो 1 साल होगी कि टेक्सटाइल में या लेदर में आपने एक्सपोर्ट कर दिया, प्राइस कंपैरेटिव थे, दूसरी दुनिया में कोई टैरिफ लग गई और आपने कर ली। ये एक लॉन्गर टर्म नंबर 2 चीज़ें ये होंगी। तीसरा जो आपने बात की कि तसलसल अगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए मल्टीनेशनल चली गई, जो आपने बात की, मल्टीनेशनल्स मेरी नाकिस राय में जब भी किसी मुल्क में आती हैं बहुत सोच के आती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं बहुत ज़्यादा और काफ़ी लॉन्ग टर्म 30-40 साल का सोच के आती हैं, और जब जाती हैं तो दोबारा सेम चीज़ करके जाती हैं। लीगल सारे पहलू देख के वो चीज़ें जब बंद करके जाती हैं तो ये सोच के नहीं जाती हैं हमने एक दिन बाद वापस आ जाना, फिर वो लॉन्ग टर्म चली जाती हैं। खुदा ना ख्वास्ता पॉलिसीज़ का तसलसल ना रहा, खुदा ना ख्वास्ता हमने दोबारा आप कह लें कोई अपने फ़िलासफ़र बिठा के सोचा कि अब क्या करना है हमने, ये तो मज़ा नहीं आ रहा अभी जो कुछ हो रहा है, तो फिर लोकल इंडस्ट्री भी वही रूट अख्तियार करेगी कि दूसरे बिज़नेस में चले जाएंगे लोग, या कहेंगे यार अब कितनी दफ़ा एक ही जगह डसे जाएं बार बार, अभी अच्छा काम हो रहा है 2 साल से, अल्लाह करे ये अगले 5-6 साल रहे। और इस वक्त सपोर्ट है, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री ले लें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ले लें, ड्रैप ले लें, PM ऑफिस ले लें, प्रोविंशियल इदारे ले लें, सपोर्ट मौजूद है। बट वो सपोर्ट बड़ी मेहनत से हासिल की गई है और एविडेंस बेस हासिल की गई है। ये हवा में बातें नहीं की गई, प्रूफ सारों के सामने हैं, चाहे वो दवाइयों की फरहमी हो, चाहे वो दवाइयों की स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस हो आप लोकल मार्केट में, चाहे वो एक्सपोर्ट की ग्रोथ हो, चाहे एक और मैं आपको चीज़ ऐड जी करना चाहूँगा, बल्कि क्योंकि आपने भी शुरू में बात की एक्सपोर्ट की। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट अगर आपने करनी है अच्छी मार्केट्स में तो आपने वैलिडेशन हासिल करनी है, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हो, PICS की हो, FDA हो, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी हो, जो भी ये इदारे हैं दुनिया के जिनको माना जाता है कि ये दुनिया में लीड करते हैं इस चीज़ को। पाकिस्तान में 2018 से पहले सिर्फ 2 कंपनियां पूरे पाकिस्तान में WHO या इस लेवल की अप्रूव थी, इस वक्त 8 हो चुकी हुई हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 2030 तक हम कम से कम में 15 से 20 पे जा चुके होंगे। ये सारा इसी तसलसल का और इन्वेस्टमेंट का और एक एफर्ट की वजह है। जिस दिन ये डाइवर्जन हुई दोबारा, जो कि आमतौर पर पाकिस्तान में रोज़ ही डर रहता है होने का, तो फिर आई थिंक ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा इस इंडस्ट्री का। अच्छा, आपने जो जिक्र किया उन कंपनीज़ का जो मल्टीनेशनल्स यहाँ से अब चली गई हैं, अब जब वो गई यहाँ से तो जाहिर है जो प्रोडक्ट्स ब्रांड्स वो बना रहे थे उनका एक गैप क्रिएट हुआ। अब जाहिर है लोकल मार्केट ने पार्शली या फुली उस गैप को कवर किया होगा, ना सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि जी सब लोगों को दवाइयाँ चाहिए, बट इट मेक्स गुड बिजनेस सेंस कि जी मार्केट क्रिएटेड है वो हम ले लेते हैं। लेकिन इसका एक मसला भी है जो आप पहले बता रहे थे, वो एक तो वो मसला बताएं कि लॉन्ग टर्म में कैसे ये नुकसानदेह है लोगों को जाना, और दूसरा लोकल इंडस्ट्री को जो फ़ायदा हुआ है वो भी वक्ती है, या फिर ये अब दवाइयाँ जो है ये कंपनीज जो है बनाती रहेंगी।
देखिए कुछ कंपनीज तो यूँ करती हैं कि जाते जाते अपना पोर्टफोलियो बेच जाती हैं। वो कहती हैं जी कि लोकल पार्टनर लेती हैं और कहते हैं ये ब्रांड हम तुम्हें दे रहे हैं कि पाकिस्तान मार्केट के लिए तुम ये ब्रांड बनाते रहो। तो वो जो पुरानी अद्वियात जो पहले की रजिस्टर्ड होती हैं, मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वो तो बनती रहती हैं। मसला होता है कुछ अद्वियात वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज पाकिस्तान में भी वो टेक्नोलॉजी लेके नहीं आए, तो जो उन नई अद्वियात के लिए ज़रूरत होती है, तो प्रोसेसिंग प्लांट में अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है, कुछ टेक्निकल महारत नहीं होती। तो जो नुकसान, एक शॉर्ट टर्म फ़ायदा ज़रूर है, मार्केट गैप कवर हो जाएगा, पेशेंट को उन अद्वियात की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लोकल मार्केट उसको पूरा करती रहेगी, लोकल मैन्युफैक्चरर पूरा करते रहेंगे। मसला आएगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। उसका एक एग्जांपल हमारे पास कोविड की सूरत में मौजूद है। कोविड के दौरान एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल अमेरिकन कंपनी फाइज़र, वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती थी। फाइज़र की वैक्सीन दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी मानी गई थी इवेंचुअली। तो वो पाकिस्तान में क्यों आई थी? वो नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड वैक्सीन थी। पाकिस्तान में क्यों आई थी? कि वो कंपनी यहाँ पर खुद एग्जिस्ट करती थी। अब जब फॉर एग्जांपल वो कंपनी यहाँ से चली गई है, तो आप दोबारा अज्यूम करें कि कोविड में हम बैठे हुए हैं और वो कंपनी यहाँ ना होती, तो आप कैसे वो दवाई लेके आते? आपको ओपन मार्केट दुनिया से जाकर कहीं परचेज़ करनी पड़ती। उस तरह के हालात में जहाँ इमरजेंसी हो, दुनिया में किसके पास फालतू वैक्सीन पड़ी हुई थी? मिल तो जाएगी आपको, 2 साल लेट मिलेगी, तब तक फ़ायदा क्या होगा? जो नुकसान होना होगा हो चुका होगा। तो ये एक एग्जांपल है समझने के लिए कि कल को जो नई टेक्नोलॉजी आनी है, नई अद्वियात आनी है, जिसकी नो हो हमारे पास नहीं है। एक तो यह कि आपने मशीनरी खरीदनी है, उसके लिए प्लांट सेटअप करना है, वो आप मे बी इंटरनेशनल कंसल्टेंट ला के सेट कर भी लें। चलें, आप कहते हैं जी मैं एक कंपनी $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके सेट कर भी लेती है, उसकी टेक्निकल नो हाउ कहाँ से आएगी? वो तो उस कंपनी के पास है। उसकी कॉपीराइट भी हो सकती है, उसकी प्रोप्राइटरी राइट हो सकती है, उसका ट्रेडमार्क होगा, उसका पेटेंट होगा, कई चीज़ें होंगी। वो आप कैसे हासिल करेंगे? तो 15 साल बाद जब बायोटेक की बात हो रही होगी, जब बायोटेक अद्वियात आ रही होंगी, तो हम कहाँ खड़े होंगे? हम दोबारा डिपेंडेंट हो जाएंगे इंपोर्ट के ऊपर। और ये जो सारी इन्वेस्टमेंट हम इस वक्त कह रहे हैं, उस वक्त हमें लगेगा 15-20 साल बाद कि यार हमें तो 15 साल ही फ़ायदा हुआ, लॉन्ग टर्म इससे ज़्यादा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हमारे जो पीछे पॉलिसीज़ थी आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 8 साल पहले, उनका नुकसान जो हमें हो गया होगा वो हमें वहाँ जाके हर्ट करेगा। अच्छा, अब जो आपने जिस तरह से कहा कि हमने अगर एक्सपोर्ट करनी है तो हमने सर्टिफिकेशंस लेनी है बहुत सारी, इसी तरह यहाँ पर जब इंडस्ट्री लगेगी तो हमें बहुत सारी मशीनरी की ज़रूरत होगी। तो आपको ये खौफ, डर तो नहीं है कि हमारी LCs ही नहीं खुलेंगी और वो मशीनरी इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम होगा? देखिए ऑफिशियली तो कोई डर नहीं है, ऑफिशियली तो सब कुछ ठीक है। तो पाकिस्तान तो वो मुल्क है ना जहाँ आपको पता है फिर वो इससे चलने वाली गाड़ियाँ भी ईजाद हो जाती हैं। ठीक है, तो वो तो सबको ठीक लगता है, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है, बट दीज आर रियल चैलेंजेस। इनका कोई, जिस तरह आपने शुरू में कहा ना, ये वो चीज़ नहीं है जिसका आप ओवरनाइट हल निकाल लें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये तो एक है, बट देन द गवर्नमेंट नीड्स टू डिसाइड, गवर्नमेंट ऑफ द डे और कह लें गवर्नमेंट के सपोर्टिंग इदारे हैं वो डिसाइड कर लें। SIFC मौजूद है फॉर एग्जांपल, जो देख रही है इन चीज़ों को, एक मल्टी फोरम इदारा है, वो ये डिसाइड करें कि विच इंडस्ट्री में आप तरक्की वाकई कर सकते हैं। जिस तरह आपने शुरू में कहा, एक साइन ऑफ द पेन से हो सकती है, एक पॉलिसी छोटी सी बनने से हो सकती है, और कुछ में किसमें आप बिला वजह धक्का लगा रहे हैं एक चीज़ को जो कि बैठ चुकी है, बंद हो चुकी हुई है। अब कुछ चीज़ें, कुछ इंडस्ट्री जेनेरिक हो चुकी हुई हैं जो दुनिया का हर मुल्क कर रहा है। अब अगर आप उसी में कम्पीट करेंगे या 200 मुल्क कम्पीट कर रहे हैं, मे बी दैट्स नॉट द राइट वे टू गो, इवन दो आपको लग रहा होगा हम इतने सालों से ये चीज़ कर रहे हैं। अब जर्मनी टाइप मुल्क देखें, एक ज़माने में टेक्सटाइल के किंग होते थे, बंद कर दिया। अमेरिका में स्टील मिले हैं, ज़्यादा दूर की बात नहीं, 1960-70 में उनका पिट्सबर्ग शहर मशहूर ही स्टील की वजह से था, उनकी अमेरिकन फुटबॉल टीम का नाम ही पिट्सबर्ग स्टीलर्स है उस वजह से। वो उन्होंने स्टील मिल बंद कर दी इवेंचुअली। तो कुछ एक मौका आता है कि आप देखते हो कि कौन सी इंडस्ट्री आपकी क्रिटिकल है, कौन सी है, क्योंकि आपके चाहे डॉलर हो, चाहे आपकी एक कैपेसिटी हो मुल्क की इंपोर्ट करने की, वो लिमिटेड है। इस इंडस्ट्री ने फॉर एग्जांपल अगर सपोर्ट की है, तो क्या इस इंडस्ट्री को सपोर्ट की ज़रूरत बनती है? मेरिट पे फैसला करें, बनती है। नंबर 1 करेंगे, मशीनरी भी इंपोर्ट होगी, वैलिडेशंस भी होंगी, सर्टिफिकेशंस भी मिलेंगी। नंबर 2 चीज़ क्या है? नंबर 2 चीज़ ये क्रिटिकल नेचर की इंडस्ट्री है। कोविड क्योंकि एक रीसेंट एग्जांपल है, बच्चे को पता है, बड़ों को भी पता है, एक चीज़ से गुजरे हैं, सारी दुनिया गुजरी है, हम भी गुजरे हैं। उससे पहले भी एग्जांपल है, बट हम कोविड की बात करते हैं। सार्स वायरस आया, उससे पहले कई चीज़ें आई, बट कोविड ऐसे टाइम पे आया था जब सोशल मीडिया, इंटरनेट दुनिया में फैल चुका हुआ था, तो डे टू डे खबरें हर एक को मिलती रहती थी। अब उसमें अगर पाकिस्तान में दवाइयों की शॉर्टेज क्यों नहीं हुई? दुनिया के कई मुल्कों में शॉर्टेज हुई जहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी। लोकल मैन्युफैक्चरिंग 3 बफर ऐड कर देती है, लेकिन रिटेल पे तो स्टॉक पड़ा ही होता है। फिर लोकल मैन्युफैक्चरर के डिस्ट्रीब्यूटर पे स्टॉक अलहदा पड़ा होता है, फिर उसके पास अपना फिनिश स्टॉक अलहदा पड़ा होता है, फिर उसके पास रॉ मटेरियल खाम माल अलहदा पड़ा होता है। तो आपके 3 स्टेज ऐड हो गए। अगर आप सिर्फ इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्टेड फिनिश दवाई आनी है, वो रिटेलर पर पड़ी होगी, दैट्स इट। ये बफर तो नहीं है बीच में। उस बफर ने वो 6-8 महीने का गैप, जब ट्रांसपोर्ट लाइन्स बंद हो गई, सारा कुछ कर दिया, आपका कवर कर दिया। तो खुदा ना ख्वास्ता 25 करोड़ की मुल्क में अगर दोबारा कोई ऐसी वबा आ जाती है या कोई जंग छिड़ जाती है, सप्लाई लाइंस बंद हो जाती हैं, तो आपके पास तो बफर ही नहीं होगा।
तो ये अब डिसाइड करने की गवर्नमेंट की बात है या SIFC हो जाए, जो भी इदारे हैं हमारे, वो फैसला करें कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आर मोर क्रिटिकल, उनको सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क बट समवन हैज़ टू डू इट। बिल्कुल। इसी बात को हम आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक लेते हैं और खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले डिस्कशन हो रही थी अद्वियात की। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, साल ब साल बढ़ती जा रही है। अब उसके अंदर मजीद 500 मिलियन डॉलर डालने का फैसला हुआ है। खालिद साहब, मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब फ़र्ज़ करें एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ रही हैं, जैसे आपने 34% इंक्रीज़ बताया, लोकल मार्केट के आपने बताया कि जी डोमेस्टिक मार्केट के बफर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्या ये खदशा भी जहन में नहीं है कि अगर एक्सपोर्ट बहुत लुक्रेटिव हो जाए एक चीज़, तो यहाँ पे तमाम दवाइयाँ जो है आपकी मार्केट्स जैसे अफगानिस्तान है, फ़िलिपीन, श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान, इराक, ये मेजर बायर्स हैं, ये सारे जो हैं आपसे मेजर क्वांटिटीज़ लेना शुरू कर दें, तो आपकी जो लोकल मार्केट है वहाँ पे शॉर्टेज नहीं। हमने और इंडस्ट्रीज़ में होते हुए देखा है चीज़ कि ये ना होना कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सारे हो जाएं कि ये तो अच्छा है, डॉलर पेमेंट्स आ रही हैं सारी, बाहर भेजते रहो सारी दवाई, और यहाँ पे एक डोमेस्टिक शॉर्टेज बन जाए, वो बफर्स ख़राब हो जाए। नहीं, वो देखें उसमें ना एक तो कानूनी रिक्वायरमेंट भी हमारी है जिसकी वजह से वो नहीं होती, लेकिन वो देखें ना दवाई एक इंटरेस्टिंग है। मैं पहले एक बात करना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंसान जाके खाना खाता है, वो घी से भरा होता है, सारा कुछ होता है, मज़ा उसे बड़ा आता है खाना खा के, और फिर दवाई खानी पड़ती है और ठीक भी हो जाता है, गाली लेकिन दवाई को पड़ती है, खाने को नहीं पड़ती, वो खाना दोबारा जाके भी वो खाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे मज़ा आता है, ठीक है जी, उसकी कीमत पे भी बहस नहीं होगी क्योंकि मज़ा आता है। ठीक है, दवाई खा के मज़ा नहीं आता, दवाई खा के आप ठीक हो जाते हो, लेकिन गाली भी दवाई को ही पड़ती है जो ठीक करती है। तो वो ये कहना, ये एक तासुर है दवाइयों के बारे में ना, ये जो एक जनरल है, ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ ख़राब करती है वो पसंद आती है, जो ठीक करती है वो इतनी पसंद नहीं आती। लेकिन जो आपने बात की है ना, वो हमारा कानून है पाकिस्तान का, आज से नहीं है, जब से ड्रग एक्ट आया 1976 का, 1976 का, और उसके बाद आप ड्रैप में जब आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है किसी भी दवाई की, हाँ, सबसे उसमें जो कुछ शर्तें हैं, शराइत हैं अपना लाइसेंस मेंटेन रखने के लिए, उस दवाई की रजिस्ट्रेशन मेंटेन रखने के लिए, उसमें एक शर्त है फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मेडिसिन इन पाकिस्तान। और जब भी एक्सपोर्ट करनी है, कहीं भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं उस दवाई की, सबसे पहले आप फ्री सेल सर्टिफिकेट लेते हैं ड्रैप से, उसके बगैर वो रजिस्ट्रेशन होती नहीं है। उनकी भी रिक्वायरमेंट, हर मुल्क की रिक्वायरमेंट है कि फ्री सेल सर्टिफिकेट दें अपनी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। इधर ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का। वो फ्री सेल सर्टिफिकेट देते ही तब हैं जब वो खुद भी तयन कर लेते हैं कि मार्केट में इस दवाई की शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, ये तो कानूनी रिक्वायरमेंट है ना एक, लेकिन एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरर क्यों करेगा? ये कानूनी रिक्वायरमेंट है, इतने हज़ारों अद्वियात हैं, क्या ड्रैप वाकई हर एक पे फोकस रख सकती है? ऑब्वियसली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो क्या कोई मैन्युफैक्चरर ये नहीं करेगा लोकल बनाना बंद कर दे कि वहाँ लुक्रेटिव है ज़्यादा? ऑब्वियसली वहाँ लुक्रेटिव है ज़्यादा क्योंकि डॉलर बेस्ड प्राइसिंग है। वो क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा कि एक्सपोर्ट में भी कंपटीशन उतना ही है जितना लोकल मार्केट में है। वो एक्सपोर्ट से प्रॉफिट ज़्यादा लेने के लिए लोकल मार्केट जिसको उसने 10-15 साल में इस्टेब्लिश किया लूज़ कभी नहीं करेगा। दैट इज़ गिविंग हिम द वॉल्यूम। मैन्युफैक्चरर को वॉल्यूम भी तो चाहिए ना अपनी एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करने के लिए। जो वॉल्यूम उसको लोकल से मिल रहा है वो ज़्यादा रिलायबल वॉल्यूम है। रिलायबल क्यों है? क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में वहाँ के जो कवानीन हैं, वहाँ के भी टैरिफ्स हैं, जिस तरह अभी प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया कि उन्होंने इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया अद्वियात पे, तो वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना। लोकल मार्केट कोई कभी लूज़ नहीं करता अपनी, बिकॉज लोकल मार्केट ने ही तो उसको वो बेस दी है जिसकी बेस पे वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। तो वो लोकल मार्केट में कभी नहीं शॉर्टेज क्रिएट इसी का एक फॉलो अप और कि हमारे 650 मैन्युफैक्चरर हैं जो 24 करोड़ आवाम को अद्वियात मैसर करते हैं और 3.2 बिलियन डॉलर की मार्केट है ये। अब आपके ख्याल में ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ होती है, तो एक कंपनी जो डोमेस्टिक के ऊपर फोकस कर रही है, एक्सपोर्ट भी खुल गई है, उसके लिए मशीनरी लग रही है, वो अगर फ़र्ज़ करें ओवरबर्डन हो जाए, क्या हमारी गवर्नमेंट और हमारा मुल्क इस वक्त कंड्यूसिव है, उसमें कैपेसिटी है कि ये 650-700 हो जाए, ये 750 हो जाए, क्या आपकी इंडस्ट्री जो है उसके अंदर मजीद कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरर्स की? कोई शख्स इसको एज ए बिजनेस देख सकता है कि जी अब एक्सपोर्ट भी शुरू हो गई है, 3.2 बिलियन डॉलर की मार्केट है, और क्या आपका हुकूमत इस चीज़ को ईजी बनाया उन्होंने या बहुत मुश्किल है? इसमें देखिए, जब आप इंप्रूवमेंट करते हैं ना टेक्नोलॉजी में, उसका एक इनडायरेक्ट फ़ायदा भी होता है। इनडायरेक्ट फ़ायदा क्या है कि जो नई मशीनरी है, प्रोडक्शन की हो चाहे क्वालिटी कंट्रोल की हो, दे आर ऑटोमेटिकली मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। फॉर एग्जांपल एक रोटरी मशीन है, जैसे रोटरी मशीन कहते हैं, रोटरी टैबलेट मशीन, जो टैबलेट के पाउडर को कंप्रेस करके गोली बनाते हैं। अगर एक ज़माने में वो आती थी 25 पंच, यानी एक सर्कल में एक जब चक्कर वो काटती थी 25 गोलियाँ निकलती थी, वो अब 60-60 वाली आ रही हैं। तो जब आप अपग्रेड करते हो ना, उसकी इनडायरेक्ट कैपेसिटी भी आपकी बढ़ जाती है। इसकी कैपेसिटी की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर इस कमरे के साइज़ में कोई मशीनरी लगी हुई है, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको एक और कमरे की ज़रूरत नहीं है, आप वो मशीनरी ही चेंज कर लें तो आपकी कैपेसिटी डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है। दुनिया में हर किस्म की मशीनरी मौजूद है और मशीनरी कॉम्पैक्ट होती जा रही है और उसकी आउटपुट बढ़ती जा रही है। तो एक्चुअली जो आप अपग्रेड करते हैं, चाहे एक्सपोर्ट के लिए करें, तो आपकी कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इन्हांस भी हो रही है। तो ये तो बिजनेस एंगल है। लेकिन
जो इंस्पेक्शंस होती हैं, चाहे वो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट कर रही हो, आप कहते हो मैंने गवर्नमेंट को सप्लाई देनी है, वो आके इंस्पेक्शन करके बाकायदा आपकी कैपेसिटी का चेक करते हैं कि आपने कितने पैक्स बनाए हैं, कितनी टैबलेट्स या कैप्सूल बनाए हैं और आप कितने बना सकते हैं और क्या आपके पास गुंजाइश होगी सप्लाई देने की। तो वो जो कैपेसिटी है ना, दैट इज़ नॉट एन इशू। कैपेसिटी नंबर 1 इज नॉट एन इशू। नंबर 2, इफ यू डू रीच कैपेसिटी बाय अपग्रेडिंग यू कैन सिंपली ओवरकम इट इन 1 डे। कोई ये भी नहीं है कि मशीन आनी है उसके बाद कोई बड़ी साइंस है, आपने एक मशीन निकालनी है, दूसरी रिप्लेस करनी है, एक ट्रायल बैच डालना है, यू आर गुड टू गो। उसमें बहुत इंप्रूवमेंट्स अब होगी हुई हैं स्पीड ऑफ मशीनरी में, और दुनिया में इसमें इंप्रूवमेंट्स होती जा रही हैं। तो कैपेसिटी के लिए जरूरी नहीं है कंपनीज भी बढ़ें। सेम कंपनी विद सेम बिल्डिंग साइज कैन एक्सपैंड द प्रोडक्शन। ये अनलाइक अदर चीज़ें हैं। इसकी कैपेसिटी नंबर 2, हमारी ज़्यादातर इंडस्ट्री चल रही है 8 आवर शिफ्ट पे, आप 4 घंटे की शिफ्ट एक्स्ट्रा कर सकते हैं। हमारी ओवरबर्डन नहीं है इंडस्ट्री, इसमें कैपेसिटी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी मौजूद है। अच्छा, ऐसा भी मुमकिन है कि जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं तो क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, तो वो जो कॉस्ट कम होगी उसका इंसेंटिव लोकली आवाम को मिल जाए। लेकिन इकोनॉमिक्स में जी आम पुराना कॉन्सेप्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। वो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जब जो पहली दवाई दुनिया में ईजाद हुई थी हेपेटाइटिस सी की ओरल मेडिसिन, पहले इंजेक्शन लगता था इंटरफेरॉन का, वो सोवाल्डी के नाम से हुई थी। जिलियड साइंसेस कंपनी है अमेरिका की जिसने ईजाद की थी, कुछ साल पुरानी बात है। वो अमेरिका में उस टाइम पे उसका जो 30 दिन का कोर्स था, 30 दिन का उसका कोर्स होता था, 3 महीने के लिए आपको लेना पड़ता था। 3 महीने का कोर्स तकरीबन $30,000 का था। $30,000 का, जब अमेरिका में 10 साल पुरानी बात है तकरीबन है। लेकिन इंश्योरेंस कवर्ड था तो इसलिए चलें वहाँ पर वो, लेकिन दैट्स द प्राइस। सेम कंपनी ने पाकिस्तान की कंपनी से एग्रीमेंट किया था, मेड इन US से दवाई, यहाँ पर हमारी मेंबर कंपनी है, वो हमारी बड़ी पुरानी कंपनियों में से, वो इंपोर्ट करती थी, और पाकिस्तान में वो सेम दवाई का महीने का कोर्स $50,000 का था, यानी 3 महीने का तकरीबन 1.5 लाख का, अगर मुझे फिगर गलत नहीं जाता, बट बहुत मतलब कि 10 टाइम्स से भी ज़्यादा का फ़र्क था। तो ये पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट इसका मौजूद है। वाई? वो कहते हैं कि अगर हम अमेरिका से कमा रहे हैं, बिकॉज इट्स हाई वैल्यू मार्केट, वहाँ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इंश्योरेंस है, तो हम दुनिया के उन ममालिक में जहाँ ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सारी बड़ी कंपनियाँ, हमारी भी बड़ी कंपनीज करती हैं, यानी चाहे वो इस सेक्टर की हों, किसी भी सेक्टर की हों, करती हैं। आपने देखा अस्पतालों में फ्री खाना भी प्रोवाइड करती हैं और भी बड़ी चीज़ें करते हैं। तो इन एनी केस वो नहीं, अगर एक्सपोर्ट से आप कमाएंगे, मेरे ज़ाती ख्याल में, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपकी यहाँ प्राइसेस और बेहतर होंगी, बिकॉज आपको प्रॉफिट अगर वहाँ से हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली वो आप यहाँ पर प्रॉफिट आपको उतना लेने की ज़रूरत ही नहीं रहती, बिकॉज वो एक सस्टेन प्रॉफिट है। नंबर 2, पोटेंशियली इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट प्रॉफिट है, इन द सेंस कि आपकी डिवैल्यूएशन अगर हो जाती है और रुपये की कदर कम हो जाती है, तो जो चीज़ $2 की आप बेच रहे हैं, जो अभी आपको ₹560 बनता है, वो अगर 10% डिवैल्यूएशन हो जाए तो वो तो 600 कुछ रुपये बन जाएगा। तो एक्चुअली दैट इज़ अ मोर अट्रैक्टिव मार्केट कि आप लोकल सप्लाई रखें, साथ वो रखें। दिस कॉम्बिनेशन इज़ अ विन विन सिचुएशन, नॉट जस्ट फॉर द कंपनी बट हमारे अवाम के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो वहाँ से कमाई करें कंपनीज, और लोकल अद्वियात की प्राइसेस ज़रा स्टेबल रहें फिर उसकी वजह से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और जो नुकसान मतलब जो मल्टीनेशनल्स के जाने से हुआ वो ये भी था कि जो उनकी नई दवाइयाँ आनी थी, जो वो तो कॉन्स्टेंटली रिसर्च कर रहे हैं, वो अब यहाँ पर आनी बंद हो गई और हम रिसर्च कर नहीं सकते। रिसर्च के सेगमेंट पे पहुँचने के लिए बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। अभी रिसर्च में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है रिसर्च करने में? कैपिटल तो है, पैसा चाहिए रिसर्च करने के लिए, बिकॉज एक 3 tier रिसर्च है। पहले लैब में रिसर्च होगी, फिर एनिमल टेस्ट होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होने होते हैं। दैट इज़ द मोर एक्सपेंसिव पार्ट। नंबर 2, उसमें रुकावट क्या है? डेटा इंटेग्रिटी। ह्यूमन ट्रायल्स में डेटा इंटेग्रिटी बहुत बड़ी चीज़ है। FDA हो जाए, MHRA UK हो जाए, जो भी उनके रेगुलेटरी इदारे हैं, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी हो जाए, उनका मेन काम ये होता है कि वो चेक करते हैं कि ये डेटा जो आया है नई दवाई के ट्रायल का, क्या ये जेन्युइन है कि नहीं है। और उनके बहुत सिस्टम्स हैं इसको चेक करने के। जब कोई नई दवाई, फॉर एग्जांपल कोई कहता है जी मैं डायबिटीज़ की नई दवाई बनाई है, जब वो ट्रायल के लिए जाएगी, जो अस्पताल ट्रायल करा रहे हैं उनको नहीं पता है दवाई किस चीज़ की है। उनको क्या गाइडलाइन आती है कि ये पेशेंट पूल चाहिए, उसमें मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट्स होते हैं। फिर उनको कहा जाता है उन पेशेंट्स को जब आपने दवाई देनी है उसके बाद ये आपने टेस्ट करने हैं। वो दोनों चीज़ें पढ़ के किसी को ये नहीं समझ लगेगी कि दवाई एक्चुअली किस चीज़ की है, क्योंकि इतने वो 10 किस्म के टेस्ट रिपोर्ट करा रहे होंगे। डायबिटीज़ है उसमें से शायद 2 टेस्ट होंगे सिर्फ, तो आपको समझ ही नहीं आएगी। और दैट इज़ द आइडिया ऑफ द ब्लाइंड टेस्ट, कि आपको पता लगे ये दवाई जो बंदा एडमिनिस्टर कर रहा है वो उसको फिर फज भी नहीं कर सकता। अगर वो नंबरों को ऊपर नीचे करेगा ना, बनाने वालों को समझ लग जाएगी यार इसका तो ये इफेक्ट ही नहीं है, इसने कैसे कर दिया, ये रिजल्ट निकाल दिया। तो दैट इज़ द मैक्सिमम लेवल ऑफ कंप्लायंस दैट यू कैन रीच। वी आर वेरी फार फ्रॉम इट, नंबर 1। नंबर 2, वी डोंट हैव द कैपिटल, पैसा नहीं है हमारे पास वो ट्रायल्स करने का। $billions के ट्रायल्स होते हैं, वो कंपनीज वही करती थी। ये जो नुकसान है ना,
इसका देयर इज़ नो अल्टरनेट, हमारे पास इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, दिस इज़ अ बिग लॉस। और जो कंपनी जिस तरह पहले बात हुई जो चली जाती है जी, वो ये सोच के नहीं जाती कि आज गए तो कल आ जाएंगे, वो फिर परमानेंटली जाती है, मे बी 30-40 ईयर्स बाद तो सोचेंगे। अनफॉर्चुनेट है जी, मैं एक बात करूँगा, अनफॉर्चुनेट है कि 25 करोड़ की आबादी के मुल्क में वो छोड़ के जाएं और 8-8, 10-10 करोड़ की आबादी के मुल्क में वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। दिस इज जाती और अगेन ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी ट्रू है और इंडस्ट्रीज के लिए ये बात जो साबित है, ज़ाहिर है सिमिलर इश्यूज होंगे। यहाँ पे जाएंगे एक ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं बोलो जनाब। अच्छा खान साहब, एक और बात जो हम पहले कर रहे थे कि मल्टीनेशनल्स चली गई यहाँ से, आपने बेहतरीन हमें बता दी डिटेल से कि इसके क्या क्या नुकसानात होंगे। वो एक अलग बात है, जो दवाइयाँ वो पहले बना रहे थे वो कवर हो जाएंगी, बट नई टेक हमें नहीं मिलेगी। मैं ज़रा उसी से आना चाहता हूँ एक और चीज़ पे जो लास्ट शोज़ पे हमने बात की थी, जो हमारा एक रॉ मटेरियल सोर्सिंग का इशू है। हम बाहर से रॉ मटेरियल बनवाते हैं, खाम माल बाहर से आता है, यहाँ कन्वर्जन होती है, फिर यहाँ बेच देते हैं, हम उसको हम बना के यहाँ से वापस भेजेंगे। ट्रू पाकिस्तानी स्टाइल जो है यहाँ पे इंडस्ट्री चलाने का, बाहर से मंगवाओ, यहाँ कन्वर्ट करो और बाहर ही वापस भेज दो। क्या, और बिल्कुल एज ए ले मैन मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या वजह है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल सोर्सिंग या खुद पाकिस्तान के अंदर रॉ मटेरियल इंडस्ट्री जो है वो आज तक क्यों नहीं क्रिएट हुई, या है इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती है? इंडस्ट्री है भी है कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा वो अब ऐसी बात करते हैं कि कुछ लोग नाराज़ भी हुए, ताकि अब टेक्सटाइल वाले बड़े दोस्त हैं। टेक्सटाइल में पाकिस्तान कॉटन का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जी। क्या टेक्सटाइल में हम दुनिया से बहुत आगे निकल सकें? नॉन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जो टेक्सटाइल है ही नहीं, जहाँ कॉटन उगती ही नहीं है, वो हमारे से आगे निकल गए हैं। तो इट्स नॉट जस्ट कि आप रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं, उसके अलावा भी बड़ी चीज़ें हैं। अपग्रेडेशन है, एफिशिएंसीज़ हैं, प्रोडक्टिविटी है, नो हाउ है चीज़ की। क्या हर रॉ मटेरियल पाकिस्तान में बनाना चाहिए? मे भी नहीं बनाना चाहिए। अगर आप एक रॉ मटेरियल दुनिया से किसी भी मुल्क से, चाइना से फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, और चाइना दुनिया में सबसे सस्ता वो बना रहा है, तो आप चाइना से सस्ता तो नहीं बना लेंगे। तो वाइल ये ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद के सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दें। अब अमेरिका में बहुत रॉ मटेरियल्स नहीं बनते, वो भी इंपोर्ट करते हैं। यूरोप में, जर्मनी में हर किस्म का रॉ मटेरियल नहीं बनता, कुछ वो स्कॉटलैंड से ले रहे हैं, कुछ वो पोलैंड से ले रहे हैं, कुछ खुद भी बना रहे हैं। तो बनाना ज़रूर है, बट बनाने का मतलब ये नहीं है, हमारा थोड़ा सा ये हो जाता है कि गवर्नमेंट का फोकस आ जाता है यार बनाएं बनाएं बनाएं, वो फिर देखता नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं देख रही, लोग भी नहीं देख रहे क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। तो बनना ज़रूरी है। वाई? बिकॉज जो जिस चीज़ की वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, जिसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है, कि आप अगर वो बनाएंगे तो आप उससे लोअर कॉस्ट पे बना सकते हैं जो दुनिया से आप इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर तो आपने उसी कॉस्ट पे बनाना है तो ठीक है, आपको ये फ़ायदा है कि आप लोकली बना रहे हो, लेकिन उसमें बेनिफिट क्या है? क्या उसकी दवाई की कीमत कम हो जाएगी? नहीं। क्या उसकी दवाई की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी? नहीं, क्योंकि पहले ये क्वालिटी रॉ मटेरियल आप मंगा रहे हैं। तो वो देखना चाहिए कि वो वॉल्यूम पे क्या वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनती हैं कि वो लोकली बनाई जाए। नंबर 2, क्या उस रॉ मटेरियल का भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है कि नहीं है? चाइना अगर रॉ मटेरियल बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? वो चाइना के लिए तो नहीं बना रहा, वो इंडिया को भी दे रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है, अमेरिका को दे रहा है, यूरोप को दे रहा है, उस पर उसको वारा खा रहा है और वो प्राइस चार्ज कर रहा है। अगर आप कहें जी कि आप वो रॉ मटेरियल बनाना शुरू कर दें, लेकिन दुनिया से 20% कीमत ज़्यादा होगी, तो ना हमें फ़ायदा है, ना आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो वो ज़रूरी है, बट टेक्निकली देखना ज़रूरी है कि किस रॉ मटेरियल को बनाने का फ़ायदा है, किसका नहीं। नंबर 2, जो क्या बन रहा है यहाँ कि नहीं बन रहा, बन रहा है, बढ़ भी रहा है। कुछ कंपनीज़ हैं जो 3-3, 4-4 मॉलिक्यूल बना रही थी, तकरीबन 15 पे पहुँच चुकी हुई हैं। लेकिन वो क्यों पहुँची हैं? कि पहले लोकल मार्केट स्टेबल हो। लोकल मार्केट स्टेबल कैसे होगी? कि लोकल बनाने वाले कारखाने मौजूद हों और ग्रो कर रहे हों। जिस तरह आपने बात की इन्वेस्टमेंट की, बात की ब्लूमबर्ग रिपोर्ट की, तो ये एक इंसेंटिव है कि रॉ मटेरियल भी और बने यहाँ पर, यहाँ एग्जिस्टिंग बनाने वाले जो हैं वो और मॉलिक्यूल्स ऐड करें। उनका मेन कस्टमर कौन है? हम हैं। लोकल कारखाने हैं जो कन्वर्जन कर रहे हैं, इंपोर्टेड का भी लेके, इनका भी लेके कन्वर्जन करेंगे। लेकिन वो कारखाने एग्जिस्ट करेंगे तो ये बेचेंगे ना, इनकी मार्केट में जाके तो उन्होंने बेचना नहीं है, दुकानों पे, जनरल स्टोर पे तो ये बिकना नहीं है। ये मैन्युफैक्चरर ही खरीदेगा और कोई नहीं खरीदेगा। और लोकल पहले खरीद के उनकी मार्केट स्टेबल होगी तो वो एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे। तो वो अब उस तरफ चीज़ जा रही है। बट इसमें देखना ज़रूरी है कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि हम रॉ मटेरियल बनाएं वो नहीं करना चाहिए। कौन सा रॉ मटेरियल बनना चाहिए, किसकी टेक्नोलॉजिकल नो हमारे पास है, किसमें हम प्राइस बेहतर कर सकते हैं और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाकई कर सकते हैं जेन्युइनली, नॉट फॉर द सेक ऑफ अ नारा के जी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करें। तो बिल्कुल है, ग्रोथ भी उसमें है। और API पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट की एक्चुअली 2021 में, जिसमें उन्होंने मराद दी है इस इंडस्ट्री को, जिसके बाद इसमें ग्रोथ फर्दर आई है। फिर ये डीरेगुलेशन की वजह से, ड्रग एक्ट अमेंडमेंट की वजह से, इवन मैं कहूँगा चले मल्टीनेशनल के जाने की वजह से। वाई? क्योंकि मल्टीनेशनल कई दफ़ा रॉ मटेरियल अपना इंपोर्ट करते थे अपने प्रिंसिपल से, कुछ लोकल भी लेती हैं, इंपोर्ट भी करते थे। तो वो भी अगर लोकल बन रही हैं चीज़ें तो लोकल रॉ मटेरियल में उसमें भी वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आया। तो देख के समझ के इंडस्ट्री यूँ ही कर रही है, जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर है वो सोच समझ के चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन फिर गवर्नमेंट का और लोगों का प्रेशर आ जाता है जी बढ़ाएं। तो वो वाली बात है कि लेट पॉलिसी को नेचुरली ग्रो करने दें। पॉलिसी आई है 2021 की, उसको नेचुरली अपनी जड़ें पकड़ने दें
उस पर जो दरख्त उगेगा वो बड़ा सही ज़बरदस्त तनावार दरख्त होगा। अगर आप उसको ज़बरदस्ती बनाएंगे तो एक दिन आंधी आनी है, वो दरख्त गिर जाना। अच्छा, हमारे पास एक और सवाल का वक्त है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बहरहाल बाहर के मुकाबले में इलाज बहुत सस्ता है। अब वो इलाज सस्ता इसी वजह से है कि एक यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कम पैसे दिए जाते हैं क्योंकि गरीब मुल्क है। दूसरा ये कि यहाँ पर दवाई सस्ती है, और इतने सस्ते इलाज होने के बावजूद जो गरीब आवाम है वो बिल्कुल राइटली वो शोर मचाते हैं कि हम तो इसको अफोर्ड अभी भी नहीं कर सकते। तो क्या इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इंश्योरेंस का कल्चर मुतारिफ कराया जाए? लेकिन इंश्योरेंस का कल्चर आपको पता है पिछली गवर्नमेंट में आया भी था। आई थिंक वो थोड़ा सा प्लान अच्छे तरीके से नहीं किया गया, लेकिन जब भी आप कोई चीज़ प्लान करेंगे शुरू में तो मसले आएंगे, वो ज़रूरी है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। एक टाइम था जी, शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे पंजाब में, तो उन्होंने आउटडोर्स में और एमरजेंसी में अद्वियात फ्री कर दी थी पंजाब के सरकारी अस्पतालों में, ख़रीद के, क्वालिटी मैन्युफैक्चर ख़रीद के। तो कुछ तरीके हैं ना करने के, कम से कम आप कर सकते हैं जी एमरजेंसी में दवाई फ्री करें। लेकिन उसमें भी ज़रूरी है कि वो आपके DHQs हैं या THQs हैं, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफिस, वहाँ तक पहुँचे ना। आप कोई भावलपुर से उठ के लाहौर तो ना आए ना, या कुछ चिश्तियाँ से उठ के लाहौर तो ना आए ना दवाई लेने के लिए या इलाज कराने के लिए। अगर वो वहाँ पहुँचेगा तो जो उसका ट्रांसपोर्ट में ये खर्चा हो जाता है मरीज़ का किसी बड़े म्यू हॉस्पिटल टाइप हॉस्पिटल लाने में, वही बच जाएगा कम से कम। तो हमारे जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वो ओवरलोडेड हैं, प्राइमरी जो हैं वो उतने डेवलप नहीं हुए और उन पे ट्रस्ट लोगों का ख़त्म हुआ है। अगर वो भी डेवलप हो जाए ना, तो देखें एक गरीब आदमी है, उसके पास अगर सर्टन अमाउंट है तो उसने वो अमाउंट डिफरेंट चीज़ों पे खर्चना है। आप उसका हॉस्पिटल तक पहुंचने का खर्चा ही कम कर दें तो चलो वो अद्वियात पे या हॉस्पिटल में इलाज पे खर्च लेगा या हेल्थ केयर प्रोवाइडर पे खर्च लेगा। लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान अभी भी अद्वियात की कीमतों के लिहाज से, इवन लैब के रेट्स के लिहाज से, एक्सरेज और बाकी चीज़ों में तकरीबन दुनिया में हम सबसे लोअर लेवल पे हैं और उस लिहाज से हम क्वालिटी चीज़ दे रहे हैं। बट ऑब्वियसली इन्फ्लेशन है, ऑब्वियसली महंगाई बढ़नी है, कोई उसको रोक तो नहीं सकता, ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता हूँ। जितनी भी हमारी ख्वाहिश हम रोक नहीं सकेंगे उसको। ये इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, दुनिया पूरी भी इससे सफ़र कर रही है। अमेरिका जैसे मुल्क में 3.5% इन्फ्लेशन हुई है, जहाँ के कभी इन्फ्लेशन का सुनते नहीं थे। तो उसके लिए इंश्योरेंस किसी ना किसी सूरत में ज़रूरी है। और दवाइयों के इंश्योरेंस को ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है अगर वो पिछले वाले प्रोग्राम को लेके बेहतर तरीके से किया जाए। मसला यहाँ ये है जी कि जब पॉलिसी को नहीं आती और इस तरह की चीज़ आती है, उसको वो एक नारे के तौर पे इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। उसके बैठ के उसके खदोखाल को देख के उसका कोई तरीक़ेकार निकाला जाए कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या आएगा। फ़ाइनल मसला इस चीज़ में वही है जी कि ये दवाई एक ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी को फ्री फ्राहम करते हैं किसी मरीज़ को, तो वो बेचारे 1-2 मरीज़ों को आपने फ्री फ्राहम की तो वो कोई न्यूज़ नहीं बनती। जब कोई ब्रिज है जिस पे 5 लाख गाड़ी गुजरेगी वो न्यूज़ बनती है। तो वो चीज़ नज़र आती है, बड़े साइज़ की बनी हुई है। एक अस्पताल में दवाइयाँ अगर फ्री दे रहे हैं, एक मरीज़ सुबह या 9 बजे ले गया है, एक दोपहर को 2 बजे आया ले गया है, वो न्यूज़ नहीं बनती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी काफ़ी पॉलिसीज़ इस एंगल से भी तो बनती है ना कि आप लोग उसके बारे में क्या कहते हैं ठीक है, और आवाम भी खुश होती है कि नहीं होती। मुझे याद है कुछ साल पहले लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, तो ये मीनार पाकिस्तान के पास ब्रिज नया बना हुआ था। तो वो उन्हें मीडिया के कुछ लोग थे, मुझे नहीं याद चैनल कौन से थे, जो भी थे, उन्होंने कहा जी क्या, उन्होंने कहा जी घर बिजली नहीं है। तो हमने कहा ब्रिज ही आके देख लें। तो एक साहब ने उनसे कहा था कि जी काश ये ब्रिज पे तो पैसे ना लगाते, बिजली सस्ती कर देते इसके मुकाबले में। बट ये एक रियलिटी है हमारी दुनिया में भी ऐसे होता है, जो चीज़ बनी होती है नज़र आती है उसका एक इम्पैक्ट होता है। जो ये एजुकेशन हो जाए, हेल्थ हो जाए, अद्वियात हो जाए, ये इंडिविजुअल लेवल की चीज़ें हैं। अगर किसी एक मरीज़ को एक स्टोर से दवाई नहीं मिल रही तो वो न्यूज़ नहीं है। कोई 50,000 मरीज़ों को एक जगह से ना मिल रही हो तो वो न्यूज़ बनेगी। ये स्प्रेड आउट है, लेकिन इसका एक डायरेक्ट ह्यूमन इम्पैक्ट ज़्यादा है कंपेयर टू एक सड़क को दोबारा बना देने से। ये मेरी नज़र में है, चाहे मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, बट ये एक फैक्ट है जो गुजरता है, अनफॉर्चुनेटली उसको पता है। बट आई थिंक इसमें गुंजाइश है इंश्योरेंस की और होनी चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं है आगे जाते हैं। बिल्कुल। बहरहाल बातें और तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ज़ाहिर है वक्त कम है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, बड़ा ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आज हुई। आई होप ऑडियंस को भी पसंद आई होगी। आने वाले दिनों में कुछ हफ्तों में आपको फिर बुलाएंगे और इसके ऊपर जब डेवलपमेंट होगी तो इसको हम डिस्कस करते रहेंगे। ज़रूर, इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।